आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स के सेकंड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स की पहली इकाई से प्रारंभ करेंगे। पहली इकाई परिपथ विश्लेषण के बारे में है और इसमें हम पहले लेक्चर में कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे और किरचॉफ के नियम की बात करेंगे। सबसे पहले जाल की बात करें तो प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र ऐसे जो परिपथ अवयव हैं और विद्युत स्रोतों के संयोजन से जो परिपथ बनता है और ऐसे परिपथों का समूह जो एक दूसरे से संबद्ध हो वो जाल कहलाता है। अगर जाल में कोई ऊर्जा का स्रोत है तो यह जाल सक्रिय जाल कहलाता है और अगर ऐसे जाल में ऊर्जा स्रोत नहीं है तो यह निष्क्रिय जाल कहलाता है। जाल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, चतुर टर्मिनल जाल, त्रि-टर्मिनल जाल, द्वि-टर्मिनल जाल। अगर किसी जाल में सुस्पष्ट अलग अलग दो निवेशी और दो निर्गम टर्मिनल हैं तो ऐसा जाल चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। यदि निवेशी और निर्गत टर्मिनलों में एक को हम कॉमन कर दें, उभयनिष्ठ कर दें, तो अब 3 टर्मिनल बचते हैं तो इसे त्रि-टर्मिनल जाल कहते हैं। और अगर हम निवेशी या निर्गत टर्मिनलों में किसी एक को लघुपतित कर दें तो वस्तुतः 2 टर्मिनल ही बचते हैं। ऐसे जाल को हम द्वि-टर्मिनल जाल कहते हैं। किसी भी जाल में 2 तरह के स्रोत हो सकते हैं, एक वोल्टता स्रोत और दूसरा धारा का स्रोत। अब ये वोल्टता स्रोत या धारा स्रोत, आदर्श स्रोत या वास्तविक स्रोत, 2 तरह की हम इसमें बात कर सकते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत वह स्रोत जिसमें आंतरिक लोड या आंतरिक प्रतिबाधा न हो, अर्थात जैसे आपने पहले पढ़ा होगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, तो किसी भी सेल का कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा आंतरिक प्रतिरोध न हो, व्यापक रूप में हम बात कर रहे हैं आंतरिक प्रतिबाधा बोलकर। तो अगर किसी वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो तो उस स्रोत से प्राप्त वोल्टता का मान बाह्य लोड के मान पर निर्भर नहीं करता है और प्राप्त वोल्टता का मान हमेशा स्थिर रहता है। तो ऐसा वोल्टता स्रोत आदर्श वोल्टता स्रोत होता है। परंतु वास्तविक रूप में किसी भी वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा 0 नहीं होती है। इसलिए और उस आंतरिक प्रतिबाधा को हम उस स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो ऐसे वोल्टता स्रोत से प्राप्त वोल्टता बाह्य लोड में परिवर्तन के साथ बदल जाती है, यानी वोल्टता स्रोत से प्राप्त वोल्टता का मान स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे स्रोत को हम वास्तविक वोल्टता स्रोत बोलते हैं। उसी तरह से धारा स्रोत की बात करें तो आदर्श धारा स्रोत ऐसा धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध लगा हुआ ऐसा माना जाए और ऐसे स्रोत से जो प्राप्त धारा का मान है वो बाह्य लोड में परिवर्तन करने के साथ में उससे प्राप्त धारा का मान न बदले, तो ऐसा धारा का स्रोत आदर्श स्रोत कहलाता है। उसी प्रकार हम ये जानते हैं कि किसी भी धारा स्रोत के समांतर क्रम में हम अनंत प्रतिरोध नहीं मान सकते हैं, तो परिमित मान का प्रतिरोध लगा हो ऐसा माना जाए तो बाह्य लोड में परिवर्तन के साथ धारा के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात लोड में परिवर्तन के साथ में धारा स्रोत से प्राप्त धारा का मान लगातार बदलता है। तो ऐसा धारा स्रोत वास्तविक धारा स्रोत कहलाता है। प्रतिबाधाओं की बात करें तो अगर किसी प्रतिबाधा से जो धारा प्रवाहित हो रही है और उस प्रतिबाधा के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके बीच में खींचा गया वक्र अगर सरल रेखा है, उदाहरण के लिए प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब रेखीय प्रतिबाधा हैं क्योंकि इसमें धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त होता है। जबकि डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक डायोड ये अरेखीय प्रतिबाधा होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो हम यहाँ लिखे अनुसार देख रहे हैं कि वोल्टेज और धारा समानुपाती है। तो यहाँ R, L और C नियत हैं
तो ये प्रतिबाधाएं रेखिक प्रतिबाधाएं कहलाती है। फिर द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कौन सी होती हैं? यदि प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा का मान अगर न बदले तो ऐसी प्रतिबाधाएं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती हैं। तो प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता ये सब द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं, जबकि डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक ये द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं नहीं हैं। इसमें धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा का मान बदल जाता है। फिर किसी जाल की शाखा की बात करें तो जाल की शाखा जाल का वह भाग होता है या धारा का वह पथ होता है जिसमें धारा का मान नियत होता है, उसमें बहने वाली धारा का मान नियत होता है। तो यहाँ पर अगर इस चित्र में देखें तो ए बी, बी सी, सी डी, बी एफ आदि परिपथ की शाखा हैं। इनमें से प्रवाहित धारा का मान स्थिर रहता है। संधि किसे कहते हैं? संधिया या नोड। जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं वह संधि या नोड कहलाता है। जैसे बी, सी, डी आदि बिंदु संधि कहलाती हैं। फिर पाश या लूप की बात करें तो परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना हुआ होता है, जैसे ए बी एफ ए, बी सी ई एफ बी, ये पाश या लूप कहलाते हैं। ये बंद पथ हैं। फिर हम किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। किरचॉफ के नियम की सहायता से हम किसी विद्युत जाल की शाखाओं में वोल्टता या धारा के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ का पहला नियम, जिसे धारा का नियम भी हम कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि या नोड पर आने वाली या जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। और इसमें हम कुछ बात मानते हैं, जैसे संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक मानी जाती हैं और संधि से बाहर निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो I1 और I5 तो धनात्मक होगी और I2, I3 और I4 धाराएं ऋणात्मक होगी। तो किरचॉफ के नियम से इन सब का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तो इससे हम इक्वेशन धारा के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं, समीकरण 2 को अगर हम देखें तो इससे हम ये कह सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात परिपथ में अगर स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है तो इस स्थिति में परिपथ के किसी भी बिंदु पर आवेश इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर जितनी धारा आ रही है उतनी वहाँ से धारा वापस जा रही है। तो यह जो बात हम कह रहे हैं वो आवेश संरक्षण के नियम के तुल्य है। फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करें, जिसको हम वोल्टता के नियम को भी कहते हैं। इसके अनुसार परिपथ के किसी बंद पाश में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वोल्टता माने उस पाश में जो भी परिपथीय अवयव हैं उन पर वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और यहाँ हम ये मानते हैं कि धारा की दिशा में वोल्टता पतन धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। तो अगर इस परिपथ को देखें तो यहाँ प्रतिरोध R1 और R2 पर वोल्टता पतन V1 और V2 धारा की दिशा में होने से धनात्मक माने जाते हैं, जबकि बैटरी वोल्टताएं E1 ऋणात्मक, क्योंकि धारा की दिशा ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर वोल्टता परिवर्तन दर्शा रही है, और E2 को हम इसी कारण से धनात्मक मानते हैं। इस चित्र में इस बंद पाश के लिए हम ये लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं इस प्रकार से, समीकरण 3, और उसको हम समीकरण 4 के अनुसार ही लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 को अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टताओं के पतन का बीजगणितीय योग पाश में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। समीकरण 4 के रूप में अगर किरचॉफ के नियम को प्रयुक्त करें तो हम ये देखते हैं कि विद्युत वाहक बल के स्रोत से प्राप्त धारा
अगर परिपथ में प्रवाहित निर्दिष्ट धारा की दिशा में है तो वह विद्युतवाहक बल धनात्मक कहलाता है, अन्यथा यह ऋणात्मक होगा। समीकरण 4 के अनुसार विद्युतवाहक बल E1 धनात्मक होगा और E2 ऋणात्मक लिया जाएगा। व्यापक रूप में अगर समीकरण 4 की बात करें तो पाश के में परिपथ अवयवों पर वोल्टता पतन का योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के स्रोत के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है। तो आज हमने इस लेक्चर में परिपथ विश्लेषण के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की है और किरचॉफ के नियमों से हम किसी भी जटिल परिपथ का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।